एक योगी, आध्यात्मिक गुरु, अलौकिक वक्ता, रहस्यमय दार्शनिक, आलोचक और सेक्स गुरु जिनको दुनिया आचार्य रजनीश या ओशो कहती है, उनका पूरा जीवन विवादों से भरा पड़ा है। उसमें परतों के ऊपर कई परतें चढ़ी हुई हैं। ओशो भारत और दुनिया के कुछ सबसे विवादित गुरुओं में से एक रहे हैं। दुनिया भर में उनके चाहने वालों की भीड़ है, तो उनकी आलोचना करने वाले या उनसे नफरत करने वाले भी कम नहीं है। आचार्य रजनीश के पास ब्रह्मांड के हर सवाल का जवाब था। उन्होंने हर छोटी से छोटी बात पर बोला और लिखा। वो साइंस, फिलॉसफी, धर्म, जीवन और मृत्यु, भगवान, सेक्स, सब पर खुलकर बोला। ओशो मनुष्य के मुक्त और स्वतंत्र जीवन की वकालत करते थे। वे मृत्यु का उत्सव मनाने के लिए कहते थे। उनकी लिखी किताब संभोग से समाधि तक अपने समय की सबसे लोकप्रिय और विवादित किताब रही है, और यही कारण था कि दुनिया भर के धर्म गुरुओं और संस्थाओं ने उन्हें धर्म का दुश्मन कहा। उनके खिलाफ मोर्चे निकाले, उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली। कई देशों से निष्कासित किया गया, उन्हें अपने यहाँ आने से बैन कर दिया गया। इन सब बातों के बीच उन्हें फॉलोअर्स का प्यार भी खूब मिला। लोग उनके पीछे पागल थे और उनकी बातें इतनी प्रभावशाली होती थी कि सुनने वाला खो जाता था। वे जहाँ भी गए, भक्तों ने मिलकर बड़े बड़े आलीशान आश्रम खड़े कर दिए, महंगी गाड़ियां उपहार में दी, अपनी पूरी जिंदगी अपने भगवान रजनीश के साथ बने रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओशो के जीवन को करीब से जानेंगे। अपने पिता के 11 संतानों में सबसे बड़े ओशो का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के रासिल जिले के उचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम रजनीश चंद्र मोहन जैन था, जो बाद में आचार्य रजनीश हुआ। फिर वो ओशो के नाम से जाने गए। 7 साल की उम्र तक ओशो का पालन पोषण उनके नाना नानी के घर हुआ। रजनीश के अनुसार उस समय का उनके व्यक्तित्व पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनकी नानी ने उनको ऐसे वातावरण में रखा था जिसमें उन्हें कुछ भी करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। उन्होंने कभी भी रजनीश पर परंपरागत शिक्षा के लिए दबाव नहीं डाला। कहते हैं कि ओशो अपने जन्म के समय ना तो रोए थे, ना ही हंसे थे, और ना ही 3 दिनों तक दूध पिया था। वैद्य फकीरों को दिखाया, लेकिन किसी को कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। ओशो अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड में लिखते हैं कि दर्शन शास्त्र में उनकी रुचि बचपन से ही थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई जबलपुर में हुई थी। उन्होंने आगे पढ़ने के लिए हितकर्नी सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन उनकी प्रोफेसर के साथ तर्क और डिबेट करने की आदत के कारण उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। बाद में ओशो ने डीएन जैन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। ओशो का मृत्यु को लेकर बचपन से ही अलग आकर्षण रहा है। वह मृत्यु से जुड़े हर तथ्य को जानना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। इसके लिए वह 12 वर्ष की उम्र में रात में अकेले शमशान चले जाया करते थे। ओशो पढ़ाई पूरी करने के बाद जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गए थे, और इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश में अध्यात्म और दर्शन से जुड़े प्रवचन देना शुरू कर दिया था। 70 के दशक में नौकरी छोड़कर पूरे देश में घूम घूम कर अपनी विचारधारा लोगों के साथ बांटने लगे थे। वो धर्म और नैतिकता पर लोगों के साथ खुलकर बातें किया करते थे। उन्होंने जातिवाद और समाजवाद पर भी पूरे देश में प्रवचन दिए। ओशो के तर्क और प्रवचन बहुत प्रभावी और तेज होते थे, जिसकी वजह से उनके दर्शक की संख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। पूरे भारत की यात्रा करने के बाद 1970 में ओशो मुंबई रहने आ गए। ओशो के मुंबई आगमन के बाद भारतीयों के साथ विदेशियों के भी ओशो की शिक्षाओं को समझने के लिए उत्सुक होने लगे। यह वह समय था जब ओशो ने मनाली, हिमाचल प्रदेश में अपने एक ध्यान शिविर में 9 सन्यासियों को शिक्षा देना शुरू किया। इसके बाद उन्हें आचार्य रजनीश से भगवान श्री रजनीश के रूप में जाना जाने लगा। 1974 में ओशो अपने कई दर्शक के साथ अस्थायी रूप से रहने के लिए पुणे आ गए, और यहाँ उन्होंने रजनीश आश्रम की स्थापना की। पुणे आने के बाद भारत के साथ साथ विदेशों में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। पुणे में प्रचार रहते हुए ओशो ने अपनी शिक्षाओं का जोरदार प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने प्रवचनों से मानव चेतना के कई विकास के हर पहलू को उजागर किया। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं जिस पर ओशो के प्रवचन उपलब्ध न हो। इसके बाद ही उन्होंने अपने आप को ओशो कहना शुरू कर दिया। ओशो एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है सागर में विलुप्त हो जाना। 1980 में ओशो के सन्यासी ने अमेरिका के ओरिगोन राज्य में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी और एक कॉम्यून बनाया, जहां ओशो को रहने के लिए आमंत्रित किया गया था। स्थान का नाम रजनीशपुरम रखा गया था। यह भगवान रजनीश का ऐसा स्थान था जहां इनका अपना निजी विमान और अपना हवाई अड्डा था। रोल्स रॉयस कारों का पूरा बेड़ा था। अमेरिका में निवास करने के दौरान ओशो की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। ओशो अपने प्रवचनों में हमेशा कहा करते थे कि वो एक ऐसे कॉम्यून का निर्माण करना चाहते हैं कि जहां मनुष्य के संपूर्ण विकास की परिकल्पना हो और मनुष्य अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रकट हो सके। ओशो का यह कॉम्यून सैन फ्रांसिस्को के आकार का 3 गुना था। 1980 में ओशो भारत छोड़कर अपने कई सन्यासियों के साथ अमेरिका चले गए। ओशो के अनुयायी के द्वारा ओशो से प्रभावित अधिकांश युवा तन, मन और धन से ओशो के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। इस तरह एक विदेशी व्यक्ति की बढ़ती लोकप्रियता से
अमेरिकी सरकार घबरा गई थी। धार्मिक कट्टरपंथियों ने यहाँ भी ओशो का पीछा नहीं छोड़ा और उन पर अमेरिकी संस्कृति को बर्बाद करने का आरोप लगा। उनके आश्रम पर ड्रग्स देने और देह व्यापार के भी आरोप लगे। अमेरिकी सरकार ने ओशो को बहुत सारे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। उनके सेक्रेटरी शीला मा पर भी 12-13 जैसे संगीन आरोप लगाए गए। दुनिया के कई देशों ने ओशो को अपने यहाँ आने पर प्रतिबंध लगा दिया। अंततः ओशो 1985 में वापस पुणे लौट आए। 1985 में पुणे वापसी के बाद ओशो के तेवर और तेज हो गए थे। वह अब स्थापित धर्मों और भगवान के रूप पर पहले से ज्यादा प्रखर होकर बोलने लगे थे। ओशो ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी किताब नहीं लिखी, लेकिन फिर भी इनकी 600 से अधिक किताबें प्रकाशित हुई। ये सभी किताबें ओशो के विचारों और प्रवचनों पर आधारित है। मतलब कि ओशो ने जो भी कहा उसमें बिना किसी सुधार सीधे किताबों के रूप में छाप दिया गया। ऐसा भी माना जाता है कि ओशो ने लगभग 1 लाख किताबें पढ़ी थी। ओशो एक उच्च कोटि के वक्ता थे। उनका बोलने पर इतना विश्वास था कि एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, वही आखिरी होगा। और माफ करना या मुझसे गलती हो गई जैसे शब्दों का उन्होंने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। अगर साहित्य की लेखिका को छोड़ दे तो भारत में सबसे ज्यादा किताबें ओशो की बिकती है, जिसमें सालाना 1 मिलियन से ज्यादा किताबें और टेप्स शामिल होते हैं। ओशो एक बहुत ही गजब के तर्कशास्त्री थे। वह किसी भी बात को सही या गलत साबित करने की क्षमता रखते थे। यही कारण था कि कोई भी व्यक्ति उनसे कभी वाद विवाद नहीं कर पाया था।